अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छे उत्पादन के लिए कद्दू की फसल में जरूरी कार्य। मुर्गियों की घातक बीमारी रानीखेत की रोकथाम के उपाय। गर्मी के मौसम में कम समय में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई कद्दू की खेती करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी कद्दू की फसल लगाई है तो इससे अधिक उत्पादन लेने के लिए आप फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक जिला अनूपपुर के विषय विशेषज्ञ आशीष कुमार दुबे। कद्दू एक ऐसी फसल है जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, जिसमें कम लागत में अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है तथा किसानों की आय को ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए कद्दू एक बहुत भी अच्छा माध्यम है कि इसकी खेती करके कम लागत में अधिक मुनाफा कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में अपन आगे जानकारी लेते हुए बढ़ते हैं। इसमें अपन प्रबंधन की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण एक मुख्य प्रबंधन होता है जो करना मुख्य होता है। इसमें क्या रहता है कि खरपतवार जो रहता है वो मुख्य फसल से प्रतियोगिता करता है, जैसे पोषक तत्व हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया और पानी, इन सब से प्रतियोगिता करता है, जिसमें मुख्य फसल की ग्रोथ कम हो जाती है और जो खरपतवार रहते हैं उनकी बढ़वार बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण मुख्य फसल की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो कद्दू वर्गीय फसल है उसमें हमको खरपतवार निकालने के लिए हसिया, गेती और खुरपी, हैंड हो के माध्यम से जो खरपतवार है उसको समय समय पर निकालते रहना चाहिए तथा इसी के माध्यम से भूमि की निदाई गुड़ाई का कार्य भी हो जाता है, जिससे श्वसन क्रिया जो रहती है वो बढ़ जाती है, जो मुख्य फसल को लाभ देती है। किसान भाइयों, अभी आपने कद्दू की फसल से प्रतिस्पर्धा करने वाले खरपतवारों के नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कद्दू की फसल में सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। किसान भाई, फिर इसके आगे आता है सिंचाई। सिंचाई जो एक मुख्य घटक होता है कद्दू वर्गीय फसल के लिए, क्योंकि पौधे की किस्म और भूमि की जलमांग के अनुसार ही अपन सिंचाई का कार्य करते हैं। ये मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मुख्यतः गर्मी की फसल है कद्दू वर्गीय, तो इसमें 3 से 4 दिन या 5 से 6 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहना चाहिए और सिंचाई कम भी ना हो और ना ही ज़्यादा हो। जो मात्रा पर्याप्त होती है सिंचाई की उसके हिसाब से उसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई के कई माध्यम होते हैं, जैसे फ्लैट सिस्टम हो गया और ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर हो गया,
लेकिन अपन जो अभी किसान की लागत भी कम लगे और अपन की सिंचाई भी हो जाए तो उसमें फ्लड इरिगेशन जो रहता है, फ्लड सिस्टम, वो बहुत बढ़िया रहता है, जिसके माध्यम से आदमी कम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर सकता है। और जहाँ पानी की समस्या हो किसान भाइयों, वहाँ पर ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं। और वैसे भी ड्रिप जो होता है वो कम मात्रा में अधिक उपज के लिए प्रयोग किया जाता है। अब पोषक तत्व की बात की जाए आगे तो कद्दू वर्गीय फसल के लिए पोषक तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अपन ये कर सकते हैं कि जैसे जो कद्दू वर्गीय फसल है उसके थाले के बीच में थाले की गुड़ाई कर ली जाए और उसमें 2 तगाड़ी खाद, 50 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और स्फूर, इनकी मात्रा को मिला करके करीब करीब मुख्य फसल की जो रहती है उसकी जड़ से करीब 6 इंच दूर सॉइल ड्रेंचिंग कर दी जाए और उसमें से हल्की सिंचाई कर दी जाए, जिससे जो पोषक तत्व हैं वो मुख्य फसल को मिले तथा उपज भी अपन की अच्छी आए। कद्दू की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। फसल में कीट प्रबंधन की बात की जाए तो लाल कीड़ा कद्दू वर्गीय फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये आप खेत में घूमते हुए देखे होंगे, लाल कलर का कीड़ा रहता है जो उड़ता रहता है और ये फूल, पत्ती, कोमल पत्तियों को भी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये मुख्य फसल को जब खा लेता है तो जिसके कारण इसमें फूल नहीं बनते हैं, फूल नहीं बनेगा तो फल नहीं आएगा, जिसके कारण किसान की उपज कम हो जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, इसके कंट्रोल के लिए प्रारंभिक अवस्था में रोकथाम के लिए नीम तेल जिसको बोलते हैं, 5 ml प्रति लीटर के घोल के हिसाब से स्प्रे करते रहेंगे। ये भी जो रहेगा 10 से 15 दिन के अंतराल पे इसका स्प्रे करेंगे। इसके अलावा जो अगर हमारे खेत में हानि कुछ ज़्यादा हो गई हो तो उसके कंट्रोल के लिए क्लोपायरिफास का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दिया जाता है मुख्य फसल पे, जिससे लाल कीड़े से भी रोकथाम की जा सकती है। कद्दू की फसल में अगर रोग की बात की जाए तो इसमें मुख्यतः पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप देखा गया है, जो मतलब ये भी जब देखा गया जब कुछ फसल पुरानी हो जाती है। इसका लक्षण क्या है? इसमें लक्षण ये है कि ऊपर की पत्तियों पे पाउडर के जैसा डस्ट बन जाता है, जिसके कारण जो मुख्य फसल रहती है वो पोषक तत्व अडॉप्ट नहीं कर पाती है, ले नहीं पाती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं ले पाती है, जिसके कारण वो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता। भोजन नहीं बना पाएगा तो जिसके कारण फ्लावरिंग नहीं होगी, फूल नहीं बनेंगे तो फल नहीं बनेगा तो फिर हानि हो जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए बाविस्टीन या मैनकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं और समय समय पर इसका 1 से 2 बार स्प्रे करेंगे और इस रोग से निजात पा सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अगर आप अपनी खेती में अपनाते हैं तो इससे किसान अपनी कद्दू वर्गीय फसल में अधिक उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मुर्गी पालन व्यवसाय में आपको थोड़ी सी भी लापरवाही हानि का सबब बन सकती है। जी हाँ, मुर्गियों में कई घातक बीमारियों का प्रकोप होता है। ऐसी ही एक बीमारी है रानीखेत। अगर ये बीमारी आपके मुर्गी फार्म में आ गई तो इससे नियंत्रण पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो किसान इस बीमारी को कैसे पहचाने और रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर गिरिराज गोयल।
आज हम चर्चा करेंगे मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों, जिनमें बात करते हैं हम रानीखेत बीमारी की। रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम न्यूकैसल डिसीज भी है। ये बीमारी विषाणु जनित है। इस बीमारी के आने पर एंटीबायोटिक का भी असर नहीं होता है। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मुर्गियों की सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम वाली बीमारी है। इसके फैलने पर 50% से लेकर 100% तक मृत्यु दर संभावित रहती है। मुर्गी में रानीखेत रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। ये रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर विषाणु बीमारियों में से एक है। इस रोग में श्वास नहीं ले पाने के कारण 100% मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है और रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बतख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे, गिनी आदि में देखने को मिलता है। लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि इस बीमारी को आप पहचानेंगे कैसे, इस बीमारी के क्या लक्षण हैं। जब कभी ये बीमारी का प्रकोप होता है तो सर्वप्रथम मुर्गियों में सर्दी और सांस तेज चलना, भूख कम लगना, कभी कभी दस्त लगना, इनकी कलगी का नीला हो जाना और फिर मुर्गियों में पंखों का और पैरों का पैरालिसिस हो जाना, ये प्रमुख लक्षण है। कई बार जब इस बीमारी का जो बहुत ही खतरनाक स्ट्रेन है वो अगर इसमें अटैक करता है आपके फार्म में, तो 1 से 2 दिन के अंदर ही मुर्गियों में मृत्यु शुरू हो जाती है और 4 से 5 दिन में मृत्यु दर 100% तक भी पहुंच सकती है। रानीखेत रोग का संचारण पक्षियों में अन्य संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु, उनके दूषित पदार्थ, दाना पानी उपकरण, दूषित वैक्सीन, कपड़े आदि के स्पर्श से फैलता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देने के कुछ दिनों बाद पक्षियों की मौत हो जाती है। अभी वर्तमान में जैव सुरक्षा की भी बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि जब कभी बीमारी आती है तो किसी बाह्य स्रोत से ही आती है। तो किसान भाई हमेशा अपने फार्म में किसी भी बाहरी अपरिचित व्यक्ति को ना आने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर फुटपाथ का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है जो फार्म का प्रवेश द्वार है वहाँ पर एक करीब 6 इंच गहरा टैंक बनाएं और उस टैंक में पानी में फिनॉल या कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट डालें, जिससे कि हम जब कभी बाहर से कोई व्यक्ति या कोई वाहन आता है तो उसके व्यक्ति के जूतों या वाहन के जो पहिए हैं उनका अच्छे से निर्जीवीकरण हो जाए। इसके अलावा मुर्गी पालक कुछ सफाई संबंधी कार्य करने से इस रोग को काफी हद तक रोक सकते हैं, जैसे मुर्गी घर की सफाई, बर्तनों की सफाई आदि। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए। अगर ये बीमारी आ जाती है तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम तो बीमारी के आने से रोकने के लिए टीकाकरण। 7 दिन की उम्र में जब चूजा 7 दिन का होता है तो इसमें B1 या F1 नामक इस बीमारी का जो स्ट्रेन का टीका रहता है उसको लगाया जाता है। इसको लगाने की विधि है, मुर्गी के नाक में या आँख में 2 बूंद ये टीके की मात्रा डाली जाती है। फिर 21 दिन की उम्र में लासोटा नामक इसका स्ट्रेन है, उसको पीने के पानी में मिलाकर दिया जाता है। इसके उपरांत 56 दिन की उम्र में R2B नामक जो इसका स्ट्रेन है उसको मांस में इंट्रामस्कुलर रूट से मुर्गियों को दिया जाता है और इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है R2B स्ट्रेन की वो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। इसके उपरांत आप नियमित रूप से 2 महीने के अंतराल पर रानीखेत का लासोटा नामक स्ट्रेन को आप इस्तेमाल करिए, पानी में मुर्गियों को दीजिए, जिससे कि आपके फ्लॉक में ये बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि ये एक विषाणु जनित बीमारी है तो इस विषाणु को रोकथाम तो बहुत हद तक नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसी स्थिति में मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और उनमें द्वितीयक इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए किसान भाइयों को एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ साथ में कुछ जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन ई है और लिवर एक्सट्रैक्ट है, इनका जो प्रिपरेशन है वो उसको पानी में मिलाकर देना चाहिए। एंटीबायोटिक और इम्यूनोमॉड्यूलेटर के प्रयोग के द्वारा इस बीमारी के उपरांत जो द्वितीयक इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया या कई अन्य बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है।
मुर्गी में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। यह टीकाकरण स्वस्थ पक्षियों में सुबह के समय करना चाहिए और उन्हें रोग से प्रभावित पक्षियों से अलग कर देना चाहिए। वैक्सीन की खुराक हमें पक्षियों की आंख और नाक से देनी चाहिए। अगर मुर्गी फार्म बड़े भाग में किया गया है तो वैक्सीन को पानी के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे किसान भाई तो अपने फार्म में इस रानीखेत बीमारी को आने से रोक सकेंगे, जिससे कि आपके आर्थिक हानि कम से कम हो। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आम को फलों का राजा कहा जाता है, जिसके बाग लगाकर हमारे प्रदेश के किसान अधिक लाभ कमाते हैं और अभी आम के बागों में फल बन चुके हैं। तो इन बागों से गुणवत्ता युक्त अधिक फलों की प्राप्ति के लिए आप इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ HL सागर। हर क्षेत्र में भरपूर पैदावार लिए हुए बागान खड़े हुए हैं और उम्मीद है कि आम की फसल इस बार बहुत ही अच्छी आने की संभावनाएं हैं। तो किसान भाइयों, आम में इस समय छोटे छोटे फल जो है सेट हो चुके हैं और इस समय आम में सिंचाई की नितांत आवश्यकता है। तो भूमि के प्रकार एवं जल की उपलब्धता के अनुसार फल चने के आकार के या मटर के दाने के आकार के हो जाएं, उसके बाद से लेके मई माह तक 20 से 25 दिन के अंतराल से आम की सिंचाई निरंतर करते रहें। प्रथम सिंचाई देने के बाद अगर दूसरी सिंचाई और प्रथम सिंचाई के बीच में अंतराल ज़्यादा कर देते हैं, उस अवस्था में आम के फल कठोर हो जाते हैं और उसके बाद जब हम पानी देते हैं उस समय आमों में फटने की समस्या आ जाती है, वो चमड़ी हार्ड होने के कारण। और एकदम जब हम पानी देते हैं तो उस समय आम फटने लगता है और फटने से उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है और हमारी बाज़ार में जो वैल्यू उसकी मिलना चाहिए वो नगण्य हो जाती है, फल ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था ना आने दें, तो तब जाके हमें आम से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आम के फल झड़ने से आपके बच जाएंगे और बहुत ही अच्छी आपको आमदनी प्राप्त इससे होगी। किसान भाइयों, आम के बागों को कुछ रोगों द्वारा ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। आम जब सेट हो जाए उसके बाद कभी कभी आपने देखा होगा कि तापक्रम कम होने या बारिश होने के कारण कभी कभी बोर पे या फल जब छोटे छोटे होते हैं उस अवस्था में पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हो जाता है। इसकी पहचान के लिए हम देखेंगे कि फूलों पे या फलों पे सफ़ेद सफ़ेद पाउडर एकत्र हो जाता है। इसके कारण फूल और फल का झड़ना ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए सल्फेक्स या सल्फ़र का घोल इन पे स्प्रे करके और इस बीमारी से हम हमारे बागानों को बचा सकते हैं, आम के फलों को झड़ने से बचा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, ये देखा गया है कि आम के बागानों में मैंगो माल फार्मेशन की समस्या भी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इस रोग में फूलों का गुच्छा जो है, पुष्पगुच्छ हार्ड हो जाता है, इसका गुच्छा बन जाता है और इसमें फल सेट नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार ये अगर इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो साल दर साल इसकी मात्रा बागानों में बढ़ती जाती है और धीरे धीरे करके ये पूरे बागान को अपनी चपेट में ले लेता है और बागीचा हमारा जो बगैर फलन के ही रह जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए जैसे ही आप देखें कि बागानों में 1 या 2 गुच्छ आपको ऐसे दिखें तो उसी समय तुरंत आप इन गुच्छों को काट लें और काट कर
नष्ट कर दें, जला दें या ज़मीन के अंदर गाड़ दें। और इसके अलावा यह बीमारी रस चूसक कीटों से फैलती है, तो ये गुच्छों को काटने के बाद पूरे बगीचे में तो कीटनाशक दवाई का स्प्रे करके हमारे बगीचों को हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, आम के बाग से आने वाले समय में ज्यादा फलों की प्राप्ति हो, इसके लिए आपको आम के बागों में कीटों का नियंत्रण करना अति आवश्यक है। तो आप कैसे करें इस कार्य को, आइए जान लेते हैं। इसके अलावा आम में कीट देखे गए हैं, जैसे कि मिलीबग से आप सभी लोग परिचित होंगे। ये पौधों की अग्रकलिका पे अपना आक्रमण करती हैं और पूरे पौधे की अग्रकलिका पे ये सफ़ेद रंग की चिपकी हुई हमें देखने को मिल जाएंगी और ये पौधे की बढ़वार को रोक देती हैं और उस अग्रकलिका को पूरी तरह खाकर उस अग्रकलिका में फूल का बनना ये रोक देती हैं और हमारा जो है उत्पादन इससे बाधित होता है। वो किसान को काफ़ी क्षति का सामना करना पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए ग्रसित टहनियों को काट लें। वो काटने के बाद इनको बोरे में भर के बागानों से दूर ले जाकर इनको जला दें या ज़मीन के अंदर गड़ा दें। इसके बाद कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करके और इसको बढ़ने से हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार आम का फुदका या मैंगो हापर जैसे हम कहते हैं, ये भी आम के बागानों में फलों से, पत्तियों से रस चूसकर पौधे को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और इसको ज़्यादा मात्रा में रस चूसने से फलों का झड़ना ज़्यादा हो जाता है। फलों के झड़ने से बागान कभी काफ़ी इनमें बागानों में क्षति हो जाती है। बागानों में फलों में वृक्षों में जमना चाहिए उतने नहीं जम पाते और इनका झड़ना ज़्यादा हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए भी हमें समय समय पर आप देखें कि हापर का आक्रमण है तो उस समय कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करके इस भी हम अपने बगीचे को सुरक्षा प्रदान करें, तब जाके अपने बागानों से आम के ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त करेंगे और अच्छे गुणवत्ता वाली बाज़ारों में बेचकर अच्छा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुवासरा, जिला जबलपुर के कृषक अमर कुमार ने। यह हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती करने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अमर कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। ये टेक्निक है हाइड्रोपोनिक टेक्निक, जिसे हम NFT कहते हैं, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक के नाम से इस स्ट्रक्चर को जाना जाता है। अब बिना मिट्टी व खेत के भी किसान उन्नत तकनीक हाइड्रोपोनिक्स से फल सब्जियां उगा सकेंगे। जी हाँ, इस तकनीक से सिर्फ पानी और घुलनशील पोषक तत्वों के जरिए फल, फूल और सब्जियां उगाई जाएंगी। आजकल दूषित सब्जियों को देखते हुए ही इस तकनीक से बिना किसी मिट्टी की पौष्टिक सब्जियां पैदा की जा सकती है। इस जो टेक्निक है इसको हमने बनाने में पूरा लोकल मटेरियल और साथ में जो लोकली अवेलेबल मटेरियल उससे बनाया है। यानी तकनीक बहुत अच्छी है, हाई टेक तकनीक में से आती बोलते हैं इसको, जिसमें बिना भूमि के या किसी भी मटेरियल के यानी ओनली घुलनशील तत्वों के बेस पे ही इसमें सब्जियां उत्पादन किया जाता है। इसको स्ट्रक्चर को बनाने के लिए GI पाइप का हमने स्ट्रक्चर लिया है, जिसकी 6 फीट की हाइट होती है। 6 फीट हाइट को हमने पार्शियली वर्टिकल बनाया है। इसको पार्शियल वर्टिकल आप देख सकते हैं, इसमें 4 पाइप है नीचे से लेकर ऊपर तक और एक पाइप में 19 प्लांट हमने लगाए हैं इसमें। तो ऐसे दूसरी साइड में इसके फिर 4 पाइप लगे हुए हैं, तो इसमें 152 प्लांट्स एट ए टाइम इसमें लग सकते हैं। तो इसमें जो उत्पादन की जा सकती है इस स्ट्रक्चर में, इसमें 110 mm का पाइप का यूज लिया गया है और साथ ही 110 mm के पाइप की जो स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से इसमें सारी लीफी वेजिटेबल्स हम कर सकते हैं, जैसे सेलरी है, आपका पालक है, आपका मेथी है, आपका धनिया है और इस तरीके से इसमें पुदीना है। ये सारी चीज़ हम इसमें लेट्यूस है, ये हम इसमें उत्पादित कर सकते हैं। और सामान्यतः जो भी पत्तियों वाली सब्जियां होती है वो 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है, यानी एक साल में हम 5 बार इसमें सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। इस तकनीक से पैदा की जाने वाली सब्जियों की खास बात ये है कि सामान्य सब्जियों के मुकाबले कई गुना जरूरी पोषक तत्व है। साथ ही इस तकनीक से 12 माह में 5 बार सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है, जिसमें फल, फूल और पत्तीदार सब्जियां ली जा सकती हैं। साथ ही इनमें स्ट्रॉबेरी भी आसानी से लगाई जा सकती है। इसमें किसी तरह की बीमारी के चांस नहीं होते, यानी जो जमीन का जगह हमने पानी यूज लिया तो पानी कंटामिनेटेड नहीं होता, उसको ट्रीट करके डालते हैं हम, तो भूमि जनित जो रोग है वो बिल्कुल फ्री होगा इसमें। तो यानी इस पे पेस्टिसाइड का जो यूज है वो नहीं होगा, जमीन हमको दवाई नहीं डालनी पड़ेगी।
तो यानी स्वस्थ सब्जी, कम पेस्टिसाइड वाली सब्जी आप हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से उगा सकते हैं। दूसरी बात, ऊपर आप देख रहे हैं कि ये कवर्ड होता है सिस्टम इसमें, यानी इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस से कवर्ड है। तो इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस होने से इसमें बारीक जो कीड़े हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले सफ़ेद मच्छर है, माहू है, एफिड है, वो इसमें एंटर नहीं कर सकते। जब इसमें प्रवेश ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो लीफी वेजिटेबल्स है वो स्वस्थ होगी, हेल्दी होगी और बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री होगी। तो ये उद्देश्य हमारा है। दूसरी बात, इसको अगर हम कंपैरिजन करें आज की तकनीक के हिसाब से, उन्नत तकनीक है पर थोड़ी शिक्षा की ज़रूरत होती है कि सीख कर इसको किया जा सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यही पानी इसमें रिसाइकिल होकर यूज होता है। यानी ये पिछला, जब आप एक टब देख रहे हैं, इसको हमने 10 दिन पहले भरा था, यही काम आ रहा है। यानी कहीं इसमें पानी का लॉस नहीं होता है, तो सब्जियाँ बेहतरीन होती है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक वाली सब्जियां बिना पेस्टिसाइड के पैदा की जाती हैं, या यूं कह सकते हैं कि इस तकनीक से पैदा होने वाली सब्जियां पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती हैं। जिन किसानों के पास खेती करने के लिए जमीन की उपलब्धता नहीं है, ऐसे में आप इस तकनीक से बिना जमीन के भी फल सब्जियां उगा सकते हैं। ये तकनीक युवाओं के लिए बड़ा रोजगार उत्पन्न करने वाली है और सबसे खास बात, इस तकनीक से उगाई जाने वाली सब्जियां कीट रोग रहित होती हैं। तो इन सभी खूबियों को देखते हुए आप भी इस तरह का मॉडल तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।